दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आज चंपत राय और अ, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। अभी तक उनका एफआईआर में नाम तो नहीं है, लेकिन उनका इस्तीफा लिया है। इसका मतलब ये है कि वो जरूर इसमें बहुत गंभीर एक कल्पित हैं। तो आज हम दोस्तों देश के बारे में बात करेंगे, देश की बात। और उसके अंदर राम मंदिर में जो गड़बड़ें चल रही है, जो चढ़ावे में घोटाले हो रहे हैं, और बड़ा घोटाला है ये, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और बहुत कोशिश की जा रही है कि उनके जो खास आदमी हैं उनको बचा लिया जाए। क्योंकि एसआईटी का भी कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि ये भी सरकार द्वारा बनाई गई है। अगर इसको विश्वसनीय बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए। एसआईटी उसके नेतृत्व में बननी चाहिए, तभी पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। आज हम बात करेंगे रामशरण जोशी से। प्रोफेसर रामशरण जोशी पहले 3 साल तक वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में रहे थे। और आपसे पहले भी कई 2-3 बार बात हो चुकी है, तो मैं इनका पूरा परिचय कई बार दे चुका हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोशी साहब हमारे इस मंच पर। और आपका आभार भी कि आप हम जब भी आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए समय निकालते हैं। तो सर, देश की बात में 2-3 बातें बहुत जरूरी है। एक तो ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, इसमें आज जो नए डेवलपमेंट हुए हैं कि चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। और आशा तो ये है कि गोपाल राव और ये जो नृपेंद्र मिश्रा भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है, ये जो जिस तरह से पार्टियों को तोड़ करके और सारे चुनाव के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो वोट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर इस तरह से पार्टियां तोड़ करके अपने साथ ले लेंगे। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनको परिसीमन करना है। और परिसीमन के बाद जो जो ये कॉन्स्टिट्यूंसियां बदलेंगे जिस तरह से, उसमें तो फिर कोई जीत ही नहीं सकता। वो बनाने की इनकी तरकीब है। तो इस सारी बात पर आपका क्या विचार है? अ, आपसे निवेदन है कि आप हमको बताएं। तो आपके दर्शकों को मेरी नमस्ते। आपने जो दो तीन मुद्दे उठाए, बहुत ही मौजूद मुद्दे हैं इस दौर में। देखिए हिम्मत जी, 2014 से और 2026 तक मोदी सत्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने धर्मनिरपेक्षता को तिलांजलि देकर के उसके स्थान पर शर्मनिरपेक्षता का वर्ण कर दिया है। अब जब शर्मनिरपेक्षता को अपना लिया, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ जितनी भी मर्यादाएं हैं, नैतिकता है और संवैधानिक जो मूल्य हैं, वो अब हाशिए पर है। आपने जो भी अयोध्या मंदिर में चढ़ावे की बात की, और उसमें 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और शायद गिरफ्तार भी हो जाए। और इसके साथ साथ चंपत राय और एक दो लोग जो प्रमुख ट्रस्टी हैं, उन्होंने उनका इस्तीफा हो गया है, ये भी सही है। अब देखिए, अयोध्या मंदिर, एक बात तो साफ हो गई कि इसे आप चढ़ावा कहें या दान कहें या कुछ भी कहें, एक तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो राम जन्मभूमि मंदिर की जो पवित्रता है, उसकी जो सैक्टिटी है, उसको विकृत या उसको भ्रष्ट किसने किया? इन्हीं के लोगों ने किया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसके स्थान पर कोई मुस्लिम होता तो आज क्या होता। लेकिन हुआ ये कि जो चढ़ावे का जो घोटाला चल रहा था, एक दिन में नहीं, लंबे समय से चल रहा था। जो मैंने अभी देखा कि जो सीसीटीवी में से जो निकाले गए हैं, उसमें से जो जिनके चेहरे सामने आए,
तो एक लंबे समय से ये कारोबार चल रहा था और गड्डियां गिनी जाती है, उसमें से अतिरिक्त नोट निकाले जाते और बाकी के बैंक में जमा कराए जाते। तो ये लंबा धंधा था। मेरा ये मानना है कि जिनको भी पकड़ा गया है, क्या मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो बड़े लोगों को इसका मालूम नहीं होगा। यानी सब कुछ चंपत राय, जो कि संघ के बड़े कर्मठ व्यक्ति रहे हैं, और मैं ये उनकी ईमानदारी पर मैं कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इतने तपस्वी माने जाने वाले, और उन्होंने मतलब अयोध्या मंदिर या ट्रस्ट के सब कुछ सर्वे सर्वा, और उनकी नाक के ठीक नीचे इतना सब कुछ हो रहा। इतना ही नहीं, उनके ड्राइवर जो यादव हैं, पिन्नू वो सब यादव। इसमें इन्वॉल्व है। हाँ जी, वो कैसे, वो सब अनिल मिश्रा, ये सब। तो ये थोड़ा सा बाद में मतलब सामान्य बुद्धि को भी पचेगा नहीं कि एक व्यक्ति जो इतना सजग है और सब कुछ है, और उसके नीचे उसका ड्राइवर ऐसा कर रहा हो, रिश्तेदार ऐसा कर रहे हो, और उसको पता तक नहीं। वो तो कुछ ही दिन पहले चंपत राय जी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ सामान्य बात है। और अचानक मान लीजिए कल को SIT गठित नहीं होती, ये तो सरकार नहीं की, नहीं होती, तो ये कारोबार चलता रहता। इस तरह से अयोध्या और उसके आसपास के गांव में लोगों ने जमीनें खरीदी, उनकी संपत्ति जबरदस्त ढंग से बढ़ी। इतना ही नहीं, कुछ के यहाँ से कैश मिला लाखों में। तो ये कैसे हुआ? तो मैं चंपत राय जी को पूरी तरह से मैं ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें चीजों की जानकारी नहीं रही होगी। अच्छा, अगर ऐसी है, नहीं रही होगी, तो फिर क्या मैं उन्हें नॉन बायोलॉजिकल मान के चलूं? क्या उन्हें मान के चलूं कि साहब वो तो बड़े निरपेक्ष है, स्थिति प्रज्ञा अवस्था में रहते थे? नहीं नहीं क्या सर, उस पे राम? तो चंपत राय पे तो चांदी चोरी का भी इल्जाम है कि चांदी नहीं, उनको दी और वो रिसिप्ट नहीं दी। मैं हिम्मत जी, मैं अभी बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे रहा हूँ कि साहब वो स्थिति प्रज्ञा अवस्था में रहते रहते गीता का पाठ, रामायण का पाठ, और ये, और वो कुछ भी हो, राम जी की चोरी, उन्हें क्या लेना देना? क्योंकि वो तो सबसे मतलब जो जो होता है ना, वासना से, लोभ से, सबसे मुक्त। ऐसे स्थिति, तो ऐसे को भाई ट्रस्टी का सचिव कैसे बनाया गया? ऐसे को तो संन्यास लेना चाहिए था। अगर आप इतने निरपेक्ष हैं और जो आपके सामने इतना सब कुछ हो, फिर तो आपको संन्यास लेना चाहिए था। ये जहां पर चढ़ावा आ रहा हो लाखों करोड़ों का, और वहां पर आप बिल्कुल निरपेक्ष भाव से काम करें, ये असंभव है। ये तो जांच से पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पूरे भव्यता के साथ, जिस जबरदस्त घोषणा के साथ राम जन्मभूमि की घोषणा की गई थी, उसके उद्घाटन की, वहां पे मोदी जी पहुंचे, वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे सर्वा मोहन भागवत पहुंचे, और हमारे कई कॉरपोरेट पति अंबानी अडानी सब पहुंचे। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी वहां पहुंचे, और बड़ी धूमधाम के साथ। और आज सब कुछ खुलासा हो गया, एक्सपोज हो गया। अब मुझे ये लगता है कि आप राम का इस्तेमाल आप सत्ता प्राप्ति के लिए कर रहे थे। यानी राम और ये धर्म, जब आप उसको कम्युनिटी में, उसको कम्युनिटी मान के चल रहे हैं, यानी एक एक माध्यम कि भाई हमको सत्ता प्राप्ति करनी है, सत्ता में हाथ आना, और वो किया। और उसके बाद क्या हुआ कि यानी 1-2 साल के अंदर ही इतना घोटाला होने लगा। वो 15-20 साल हो जाते तो समझ में आता, हाँ भाई कोई बात नहीं, मनुष्य की भूल चूक हो जाती है। लेकिन 1-1.5 साल में ही सब कुछ इतना घोटाला हुआ। और जबकि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 2 इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की। योगी जी सन्यासी, उनको भी मालूम होना चाहिए कि भाई ये कैसे हुआ। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है सर, कि धर्म एक माध्यम बना, एक एक हथियार बना सत्ता प्राप्ति के लिए, ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। राम जी बेचारे, जो कि मतलब उसको रावण को परास्त करके आए थे, और रामराज की स्थापना, तो माने ढिंढोरा ये पीटा गया कि अब भारत में रामराज स्थापित होने वाला है।
तो मेरा मेरा पूछना है हिम्मत जी कि क्या इस चढ़ावे से, घोटाले से रामराज स्थापित होगा? रामराज कैसे स्थापित होगा? कि राम जी तो छोटी सी एक धोबी की बात भी सुनकर के वे इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता जी को वनवास का दे दिया, अग्नि परीक्षा की बात कर दी, सब कुछ की थी। और आप ये आपके यहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसका मैं ये मान के चलता हूँ कि डाकुओं का ये राज जो है, स्थापित हो रहा है। तो मैं ये मान कि जहाँ इसमें तीन चार चीजें एक साथ हुई है। जिस संस्कृति में हम लोग रह रहे हैं, आपने वोट चोरी की, आपने सीट चोरी की, आपने निर्वाचित जो एमएलए और एमपी हैं उनकी सीट उनकी चोरी हुई, और इसके बाद चढ़ावा चोरी हो गई। तो चार, इसका मतलब है कि भारत आज ये ये चोरी की संस्कृति में, डकैती की संस्कृति में जी रहा है। और मैं यही एक बात और कह दूं कि साहब आपने यानी आपने जिस ढंग से महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में जो आपने एक साथ लिए एमपी, तो वो किस आधार पे लिए? वो क्या वो सीट यानी आपने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब इस समय आपके पास 240 है और आप चाहते हैं कि परिसीमन सीमा के जो कानून है वो पास हो जाए, उसके लिए आपको पर्याप्त बहुमत चाहिए, तो आपने ये सब किया। तो एक तरफ तो आप पहले वोट चोरी का पर इल्जाम लगा था, जिसको राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक्सपोज किया। इसके बाद एसआईआर के माध्यम से आपने पश्चिम बंगाल में 91 लाख जो मतदाता हैं उनको डिलीट किया, और इसके बाद फिर 27 लाख मतदाता हैं वो अभी तक आधार में जुड़ रहे हैं। तो आपने जो भाजपा के जो समर्थक नहीं है, जो दूसरी पार्टी के समर्थक है, उनको आपने काटने की कोशिश की, हटाया। और आपने पश्चिम बंगाल में, जो कि अब तो आत्मा कोर्ट में भी पहुंच रहा है, और इसके साथ साथ ये हुआ। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कभी इस पर आत्ममंथन करिए कि इन सब का असर आपकी वर्तमान पीढ़ी पर, देश की वर्तमान पीढ़ी पर क्या पड़ेगा। वो कौन से मूल संस्कार आपने एनसीईआरटी में आपने वो तो रख दिया कि सब आपातकाल पढ़ा, 1950 के अवसर को पढ़ाया जाए, ठीक है साहब पढ़ाइए, उसमें कोई शक नहीं। तो आप ये भी पढ़ाइए कि 12 साल में किस तरह से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, कैसे लोग डर रहे हैं, क्या आप ये पढ़ाएंगे? ठीक है, अयोध्या में ये इस तरह का चढ़ावे का घोटाला हुआ, क्या आप ये पढ़ाएंगे बच्चों को कि हमने कैसे, किस तरह से सरकारें तोड़ी और किस तरह से हमने एसआईआर के माध्यम से बिल्कुल प्रतिपक्ष को, विपक्ष को हराया? क्या आप ये पढ़ाएंगे कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल आज, क्योंकि आज हम रिकॉर्डिंग तब कर रहे हैं जब आज 26 जून है, 26 जून को निश्चित रूप से घोषित आपातकाल 1975 में 25 जून को लगातार पहला दूसरा दिन है। ऐसे समय में हम अघोषित जो आपातकाल है उसको भी याद करना ना भूलें, हालांकि वो विषय अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबसे बड़ी इस समय में याद दिलाना चाहूंगा हिम्मत जी, वो ये कि क्या हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं? क्या वो बिल्कुल अक्षुण्ण है हमारी संप्रभुता? क्योंकि जिस तरह से मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पेश आते हैं, उनके सामने एक तरह की घी बिल्ली बच जाती है, और वो अमेरिका हमसे कहता है हाँ आप इतने दिन के लिए आप रूस से और या ईरान से आप पेट्रोल खरीद लीजिए, आप वेनेजुएला से पेट्रोल खरीद लीजिए। क्या वो कौन लोग हैं हमें आदेश देने वाले? आप क्यों नहीं जवाब दे सकते? आज आपसे ये भी मैं सवाल करना चाहूंगा कि इजराइल पूरी दुनिया में एक खलनायक राष्ट्र बन चुका है, सब उसको नफरत कर रहे हैं, और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ एक अपराध वो अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। क्या आप ऐसी व्यक्ति के साथ आज भी रहना पसंद करेंगे? क्या आप ये भी करेंगे कि ईरान ने आपको एक इनविटेशन भेजा है कि आप अगले जुलाई में जो उनकी खुमैनी जी का जो उनकी हत्या कर दी थी इसराइल और अमेरिका ने,
उसके अंतिम दाह संस्कार में दफनाने के समय में आप जाएंगे? आपको भेजा गया है। अगर आप प्रभुता संपन्न यानी 140 करोड़ की 145 बल्कि 145 करोड़ की जनता की आप भाग्य विधाता है, आपके हाथों में वो भारत का नेतृत्व है, तो क्या आप स्वतंत्र निर्णय लेंगे? कि ईरान ने तो आपको बोल दिया है। तो मेरा ये कहना है कि आज के इस वातावरण में इस ये सारी मुद्दे उठे, इस मुद्दों से आप भाग नहीं सकते। कुछ जैसे एक और मैं कहना चाहूंगा, आपने नीट का पेपर लीक हुआ और कॉकरोच जनता पार्टी का धरना अभी तक जंतर मंतर पे चल रहा है। यहाँ आपसे उन्होंने यही कहा है कि वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्या आपने कुछ एक शब्द भी उस पर बोला कि भाई ये जो बच्चे लोग इतने 22 ठीक है, दोबारा आपने परीक्षा करवा ली, वो एक अलग बात है, लेकिन उस 22 लाख लोग बच्चे प्रभावित हुए और उससे 20-22 लोगों ने विद्यार्थियों ने आत्महत्या भी की। उसके लिए कौन जिम्मेदार? 20-22 लोग आत्महत्या कर चुके, विद्यार्थी कर चुके, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने एक शब्द भी उनके सहानुभूति में और हमदर्दी में नहीं बोला। अगर मान लीजिए नीट पेपर का लीक नहीं होता तो 22 विद्यार्थियों की 20-22 विद्यार्थियों की जान बच सकती थी और हो सकता है कि वो अव्वल आते। तो पेपर लीक के लिए आपने आज तक प्रधान उसको, जो शिक्षा मंत्री है प्रधान जी, और उसको आपने एक सवाल तक नहीं किया, ना आपने कोई अपनी बात कही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सर्वनिरपेक्ष का काल है। धर्मनिरपेक्षता को आप जलांजलि दे चुके हैं। सर्वनिरपेक्षता के काल में हम भारत जी रहा है। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत खतरे की घंटी है। हिम्मत सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मतलब परिसीमन की जो बात है वो इतना इतना आग्रह क्यों है? मतलब ये अगर अभी नहीं आई इनकी मान लो मेजोरिटी, तो 29 में फिर चुनाव होंगे, तब करा लेते, तब उनकी मेजोरिटी आ जाती और चेंज। और फिर उसको, उस परिसीमन वाले कानून को क्यों बदलना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस कानून को क्यों बदलना चाहते हैं। और उसके बाद क्या हम अ, लोकतंत्र, अभी बड़ा सवाल हमारे सामने ये खड़ा हो गया है कि हम वास्तव में लोकतंत्र हैं या लोकतंत्र का दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि हमारा, हम जैसे मतलब रूस की जैसी डेमोक्रेसी है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। हो सकता है हम अभी तक नहीं पहुंचे हों वहां तक, लेकिन अब हमारी स्थिति यही है कि हम वहां पहुंच जाएं। कोई सरकार किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी भी बात की को जवाब देने के लिए तत्पर नहीं है। विपक्ष कितना भी चिल्लाए, चाहे संसद में चिल्लाए, कहीं कुछ नहीं है। संसद के सदस्यों को निलंबित करके और बिल पास करा लिए जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या समझें, ये लोकतंत्र है या हम रूस की डेमोक्रेसी की तरह आगे बढ़ रहे हैं? जी, आप बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है, बुनियादी सवाल है। देखिए, ये अगर श्री मोदी जी की शासन शैली, कार्यशैली का अगर हम लोग बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम हम निर्वाचित एक तंत्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। एक और आपने जो नाम लिया रूस का, बिल्कुल सही है कि वहां के जो पुतिन महाराज हैं, जो रूस के जो राष्ट्रपति, जाहिर है कि उन्होंने तो वो तो 30-35 2035 तक रहने वाले हैं, इस ढंग से किया। तो मतलब आप जब संविधान की मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि हम खुद ही सुरक्षित रहें। यहाँ पे एक बात आपने सवाल उठाया था परिसीमन का, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, आप याद करिए, मोदी जी ने कुछ समय पहले एक नारा लगाया था, एक राष्ट्र एक चुनाव, और उसके लिए कमेटी भी बैठाई थी और कमेटी ने रिपोर्ट भी दी।
वन नेशन वन इलेक्शन। तो आप उस और आप चाहते हैं कि संविधान को बिल्कुल बदलना बदलना, क्योंकि आप मूलतः तो संघ परिवार से आए हैं ना। तो संघ परिवार तो कभी भी इस संविधान को ढंग से पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि जनरेट तक को पसंद नहीं करता है। उसका तो यही है, उसको तो वो भारत को एक राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने की इच्छा है। तो उसके लिए जरूरी है कि संविधान में आधारभूत परिवर्तन किया जाए, और इसके लिए आपके पास पर्याप्त संसद में पर्याप्त संख्या होनी चाहिए दोनों सदनों में। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं कि राज्यों में भी आपके पर्याप्त सरकारें होनी चाहिए, क्योंकि संविधान को पूरी तरह से बदल देना इतना आसान नहीं है। और चुनाव है 2029, तो अगर मान लीजिए परिसीमन के माध्यम से, क्योंकि उसके माध्यम से सीटें बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ेंगी खासतौर से हिंदी बेल्ट की, इसीलिए जो दक्षिण के जो 5 राज्य हैं वो भयग्रस्त हैं। माने डीएमके ने तो पहले ही विरोध किया इसका, और केरल ने भी विरोध किया है। और केरल के जितने दक्षिण भारत के 3 4 5 मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने परिसीमन का विरोध किया है, क्योंकि उससे उनकी संख्या घटेगी। क्योंकि अभी केंद्र ने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है कि परिसीमन के बाद जो आपकी सीटें नहीं घटेंगी, क्योंकि दक्षिण ने अपनी आबादी को नहीं बढ़ने दिया। वहां पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल डेवलपमेंट उत्तर भारत ठीक, इसके विपरीत उत्तर भारत की, और मोदी जी जानते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी कभी भी अपनी विजय पताका आसानी से फहरा नहीं सकेगी। ले देखिए, उनके पास एक कर्नाटक था, वो भी उनके हाथ से निकल गया है, और केरल में तो कभी हो नहीं सकता, और तेलंगाना में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई संभव नहीं। ऐसे हालत में ये है कि अगर मान लीजिए परिसीमन हो जाए, तो वो जो बिल है वो एक्सेप्ट हो जाता है, मान लीजिए आपके पास पर्याप्त संख्या होती है, तो आप उसको लागू करेंगे, तो उससे उत्तर भारत की जनसंख्या की सीटें बढ़ेंगी, और उसके आधार पर करना। तो मुझे तो खतरा ये भी लग रहा है कि कहीं 2029 से पहले ये मिड टर्म पोल ना करवाए, अर्ली पोल ना करवाए, कि क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी बदनामी तो हो रही है, चारों तरफ से बदनामी हो रही है। और चाहे चैट जनता कांग्रेस जनता पार्टी का ही सही हम बढ़ रहा है। उधर राहुल गांधी ने आपके अपने कोटा में जबरदस्त शिक्षा को लेकर के बड़ी ईमानदारी से पॉलिटिकल इकोनॉमी समझाई। इसके बाद अगला उनका इलाहाबाद में होने वाला है। तो ये जोन पकड़ रहा है। और इधर कॉकरोच जनता पार्टी का भी, क्योंकि अभी तक वो जनता वहां पर जनता बत्तर पे है, शांति पूर्वक कर रहे हैं, बिल्कुल गांधी जी की तरह से आग्रह कर रहे हैं। अब तो वांचुक तो वो संडे को आने वाले हैं स्विट्जरलैंड से, वो भी इसको ज्वाइन करेंगे। उन्होंने तो कह दिया कि मैं आमरण अनशन करूंगा, अगर उस समय तक करूंगा कि जब तक वो इस्तीफा नहीं। इन सबसे वो जानते हैं कि हम घबरा गए। वो देखिए, एक बात तो मोदी जी की समझ में आ गई कि अब हम हिंदुत्व के नाम पर बहुसंख्यक समाज को लंबे समय तक अंधकार में नहीं रख सकते, भरमा करके नहीं रख सकते। यानी उन्होंने जितने थी अंतिम चीज था कि भाई साइया, और इसके बाद फिर उन्होंने पार्टी को तोड़ना, जैसे कि अब पहले तो टीएमसी को तोड़ा, इसके बाद फिर आपके ये शिवसेना के 6 MP कर दिया। तो अब उनके सामने देखा भाई यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम जो संघ का जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो हम पूरा कर सकते हैं। हालांकि 100 साल पूरे हो गए, 101 साल में अरे जा सर, रहे हैं। तो हमारे मोदी जी एक तोहफा और एक भेंट मोहन भागवत जी को देना चाहते हैं कि इससे पहले कि वो राष्ट्रपति बने, मैं उनको ये उपहार दे दूं कि कचेरी साहब, हम संविधान, नया संविधान, बाबा साहब के संविधान को तिलांजलि देकर के हम नया संविधान। तो मैं इस सर चारों तरफ से आतंक के में और भय में खुद मोदी सत्ता जी रही है, और ठीक वैसा ही वातावरण उन्होंने आम जनता के लिए पैदा कर दिया। सर मैं आपसे ये पूछ रहा था, मतलब मैं ये आपको सावधान कर रहा हूं कि आपकी जी नागरिकता भी अब खतरे में है, क्योंकि पासपोर्ट भी नागरिकता का
नहीं, दस्तावेज नहीं है। पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आपका राशन वो कार्ड आधार नहीं कार्ड तो है। पहले ही हो गया था कि नहीं है। पहले हो अब गया था। नया ये है, अब दस अब पासपोर्ट अब आया है। पासपोर्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब कि हम यहाँ भी जाएंगे वो कर देंगे, अब तो भारत के नागरिक नहीं है पासपोर्ट, क्योंकि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र एक नहीं। बात पे थोड़ी ऐसे सी ही और हम सफाई चाहिए सर। सर एक जी बात पे थोड़ी सी और सफाई चाहिए कि जो मोहन जी भागवत कह रहे हैं कि हम तो इंडिविजुअल्स की एक बॉडी है, हम तो कोई वो है ही नहीं, मतलब एनजीओ है ही नहीं। अब एनजीओ नहीं है तो इन्होंने 1948 में या 48 में, 50 में, मेरी समझ में 49 में संविधान बना करके सरकार के सामने रखा हुआ है। तो वो क्या है फिर? नहीं, अगर आप नहीं तो नहीं, इंडिविजुअल्स का तो संविधान होता नहीं है। नहीं, चलिए मैं मोहन भागवत जी की बात मान लेता हूँ एक दिन की। तो फिर ऐसा करिए, मोहन भागवत जी, आप अपने जो प्रचारक जो आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनको से पूछिए कि आपने हमें लाल किले की प्राचीर से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ क्यों कहा। ये मेरे शब्द नहीं है, श्री नरेंद्र दामोदर दास और हाँ, उन्होंने कहा मोदी कि जी सबसे ने, बड़ा एनजीओ है। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा एनजीओ है। तो भागवत जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम आप भगवत से बोलिए, पूछिए कि आपने एनजीओ क्यों बताया। और अब तो नई गाइडलाइंस आ गई हैं, आई हैं, पेपर में पढ़ा था, हर हम्म। एनजीओ को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, हम्म। हर एनजीओ। तो बिल्कुल। फिर मैं मैं तो इस बात का पक्का हूँ कि अगर संघ चाहता है कि उसके कामकाज में पारदर्शिता आए, तो उनको पंजीकृत कराने में क्या दिक्कत है महाराज। हम बिल्कुल सही। मानते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाखा में बच्चों नहीं, को अच्छी ये शिक्षा तो दे रहे डाउट है। हैं कि ये तो डाउट है इस पे तो कि अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं नहीं, कर हम नहीं, रहे, लेकिन मैं बेनिफिट नहीं नहीं, मैं मोहन लेकिन भागवत ये जी की सवाल बात जरूर को है कि यकीन। वो अपने एनजीओ को रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। हाँ, मैं ये एक उसी बड़ा पे आ सवाल रहा हूँ कि आप जब पूरी तरह से एनजीओ, आप जैसे भी हैं, संविधान के अंतर्गत तो सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, होता है। या तो ये कि साहब हमको सरकार ने विशेष छूट दे रखी है, इसमें गलती सब मध्य कांग्रेस की भी है। जब बैन लगाया गया था पहले, उसी समय कहना जोर देना चाहिए था कांग्रेस को कि भाई पहले आप रजिस्टर करिए, फिर हम आपको बैन हटाएंगे। ये गलती अरे कांग्रेस के सर, जमाने से चली आ रही। वो बहुत सच्चे लोग थे, सीधे लोग थे, इनकी बातों में आ गए, बात मान ली इनकी। वर्बल इन्होंने कहा था। ये इमरजेंसी में इन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था बाकायदा। वो तो अब तो डॉक्यूमेंट बालाराव देवरस का वो सामने भी आ गया है, और समर्थन किया था। अब कहते हैं हमने नहीं, वो टेक्टिक, अरे तो हर चीज को अगर आप टेक्टिकली कहेंगे तो कैसे काम बस चलेगा। वही तो बात मतलब है। फिर ये माना जाए कि आपके हर बात जुमला है। जैसे कि अमित शाह जी ने मोदी की 15 लाख की बात को कहा था, ये तो राजनीतिक जुमला है। तो क्या मानूं कि मैं, आपने जो भी कह रहे हैं वो सांस्कृतिक जुमला है, समझे। कंक्लूड करें तो सर, अब ऐसा ये नहीं। समय हो हाँ, रहा है। तो मेरा ये कहना है कि संघ को बिल्कुल बाकायदा पंजीकृत करना चाहिए था, चाहिए। और दूसरा, मोदी सरकार को अब कुछ मामलों में स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे लुका छुपी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी साख पर बट्टा लगता है। कोई भी सत्ता होती है किसी भी पार्टी को, वो इकबाल पर चलती है। आपके इकबाल पर एक कलम तो लगता है, वो दाग तो लगता है। उसको धोने के बिल्कुल लिए सही बात। आपको कितनी वॉशिंग मशीन चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन आपको कुछ तो करना। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, रामशरण जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को, मतलब हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह ये सरकार चल रही है, और इसमें जो सर्व निरपेक्षता होनी चाहिए वो सर्व सापेक्षता होनी चाहिए, वो सर्व निरपेक्षता में बदल गई है। इसी इश्यू पर हम इसको समाप्त करते हैं। और ये भी एक बात जरूरी है कि आरएसएस अपने को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाना चाहती है, और चंदा चोरों का चंदा चोर तो अब छोटा शब्द हो गया है, क्योंकि करोड़ों में हो रही है डकैती। सोने जी चांदी, हीरे और पता नहीं क्या क्या वहां से गायब है।
उसकी कोई लिस्ट ही नहीं है वहां पे, क्या 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 सामान आया था और क्या क्या गायब हुआ। इसलिए अब ये कहना कि वो चोर है तो बहुत छोटा शब्द है। चोर तो वो तो डकैत हैं पूरे, और उसकी पूरी जांच होनी ही चाहिए। मैं अब इसको मांग के साथ कि उसकी जांच होनी चाहिए, और आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस बात को यही समाप्त करता हूं, और ये अपील करता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और सोशल अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, मित्रों और परिजनों को बताएं, और उनसे भी निवेदन करें कि इसको सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों इसलिए कि जरूरी है कि ये चैनल बहुत ही गंभीर विषयों पर और बहुत ही विद्वान लोगों से बात करता है, और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए जितना ये सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, उतना ही वो विचार ज्यादा फैलेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। रामशरण जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। फिर हम फिर 2-4 दिन बाद फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई नए विषय पर बात करें। जय हिंद।